हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्यूनोलॉजी का एक टॉपिक है। और इम्यूनोलॉजी के टॉपिक में आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द ASO टेस्ट। ऐसे माइक्रोबायोलॉजी में जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं वो एक दूसरे से सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्या कि माइक्रोबायोलॉजी में 4 से 5 सब्जेक्ट है। चाहे वो बैक्टीरियो हो, चाहे वो इम्यूनो पढ़ रहे हो, चाहे पैरासाइटो पढ़िए, चाहे वायरो पढ़िए, माइको पढ़िए, जो सब्जेक्ट भी पढ़िएगा वो सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इस टॉपिक का रिलेशन बैक्टीरियोलॉजी से है और बैक्टीरियोलॉजी से डिजीज क्रिएट होता है और इसका टेस्ट जो है इम्यूनोलॉजी में आके फिनिश होता है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ASO टेस्ट के बारे में। एक्चुअल में इस सीरीज में हम लोग बात करें तो इसमें 2 3 4 टेस्ट हैं जो मुझे पढ़ाना है आप लोगों को और एग्जाम्स के व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक ASO टेस्ट हो गया, एक RA टेस्ट है, एक CRP है और एक जो है विडाल टेस्ट है। विडाल टेस्ट है। तो आज तो मैं आपको ASO पढ़ा रहा हूँ। RA और CRP मुझे लगता है एक लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ा दूंगा। और ये जो विडाल है, विडाल के लिए आपको जब मैं बैक्टीरियोलॉजी में साल्मोनेला टाइफी पहले पढ़ाऊंगा, देन आपको विडाल टेस्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब तक साल्मोनेला टाइफी समझ में नहीं आएगा विडाल नहीं समझ में आएगा। तो जब वहां साल्मोनेला टाइफी फिनिश होगा उसी के ड्यूरिंग विडाल टेस्ट भी फिनिश हो जाएगा। ऑलराइट, तो आज हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द ASO टाइटर या ASO टेस्ट। टाइटर पे बाद में आऊंगा, बड़ा कंफ्यूजन है इसमें बच्चों को। इतना इंपॉर्टेंट आज का इस क्लास एक क्लास होने वाला है कि लैबोरेटरी में सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को टाइटर लगाने में, कि टाइटर लगाते कैसे और देते कैसे हैं, कितना डाइल्यूशन बनाना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, क्या देना है। एवरीथिंग बहुत इजी लैंग्वेज में आज हम लोग समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ASO टेस्ट के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़े दिन पहले, मुझे लगता है बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, आपको मैंने एक बैक्टीरिया पढ़ाया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, या यूं कह सकते हैं कि आपको मैंने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पढ़ाया है। स्ट्रेप्टोकोकस में सारे वेरिएंट पढ़ाया है मैंने। तो स्ट्रेप्टोकोकस में बैक्टीरिया था एक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस। उसके ड्यूरिंग जब मैं वो पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया था कि स्ट्रेप्टोकोकस, उसके भी पहले थोड़ा सा जानिए कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है एक साइंटिस्ट हैं, उस साइंटिस्ट का नाम है लैंसफील्ड। क्या नाम है? लैंसफील्ड। लैंसफील्ड ने इस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को उसमें प्रेजेंट सी एंटीजेंस, कार्बोहाइड्रेट एंटीजेंस के बेस पे बैक्टीरिया को 20 पार्ट में 20 सेरोटाइप्स में क्लासिफाई किया है, बांटा है उन्होंने। 20 में कौन कौन सा? A से लेकर V तक। अब अगर पढ़ोगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, V तक अगर पढ़ोगे तो 22 हो जाता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 20 ग्रुप ही है। तो बीच में जो I और J जो है वो मिसिंग है। ये अब एक्चुअल में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है उसका क्लासिफिकेशन ये तो लैंसफील्ड ने किया हुआ है सी एंटीजेंस के प्रेजेंस पे, बट स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है उनके द्वारा जो हेमोलाइसिस क्रिएट किया जाता है, जो वे हेमोलाइसिस क्रिएट करते हैं, उस हेमोलाइसिस के बेस पे स्ट्रेप्टोकोकस को 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया? 3 पार्ट। अल्फा हेमोलाइसिस, बीटा हेमोलाइसिस एंड गामा हेमोलाइटिक। अल्फा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस एज वेल एज गामा स्ट्रेप्टोकोकस। मैं ASO टेस्ट के साथ इसका क्या लेना देना है थोड़ी देर में हम लोग आ जाएंगे, पता चल जाएगा, लेकिन पहले इसको हमें जानना जरूरी है, इसलिए इस बात को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और जान रहे हैं। अब मैंने बताया कि स्ट्रेप्टोकोकस को दो तरीके से डिवाइड किया गया। एक तो लाइंसफील्ड ने बांट दिया 20 ग्रुप में, और एक हेमोलाइसिस के बेस पे बांटा गया। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस A ग्रुप वाले होते हैं ना, उसमें इंक्लूड है A वाला भी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस पे, दे शोज द बीटा हेमोलाइसिस। और जो स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलाइसिस शो करते हैं, ध्यान से सुनिए,
जो स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलाइसिस शो करते हैं वो उनमें जो है एक प्रकार की और एंटीजेंस पाई जाती है, और उस एंटीजेंस के कारण, अब वो कौन सा एंटीजन पाया जाता है, जब ये भी पढ़ा रहा था आपको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस तो उसमें बताया था कि जैसे ही हमारे बॉडी में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का इन्फेक्शन होता है, मेनली ए ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकस, तो वो जो होते हैं उनमें एक टॉक्सिन्स पाया जाता है, एंटीजेंस नहीं बोलेंगे, टॉक्सिन्स पाया जाता है। किस प्रकार का टॉक्सिन्स पाया जाता है, हेमोलाइसिन एस एंड ओ, दो प्रकार की टॉक्सिन्स पाई जाती है, हेमोलाइसिन एस एंड ओ, इसको अगर शॉर्ट में बोले तो एस ओ, हेमोलाइसिन एस ओ। एक क्या है सर, ये एक टॉक्सिन है जो कौन प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, ए ग्रुप वाले, स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अब जो ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुआ हमारे बॉडी में, इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, इसके साथ ये टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस हुआ होगा, तो हमारी बॉडी की नॉर्मल फिनोमेना है सर कि अगर किसी भी प्रकार का फॉरेन एंटीजन हमारे बॉडी में आएगा, ये टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस होगा, तो क्या होगा, एज अ फॉरेन एंटीजन ही कंसीडर किया जाएगा हमारी बॉडी के लिए। तो हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट जो एंटीजन प्रोड्यूस हुआ होगा या फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आया होगा, उस एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो अब एसओ के अगेंस्ट कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा हमारे बॉडी में, प्रोड्यूस होगा एएसओ। कौन सा प्रोड्यूस होगा सर, एएसओ। एएसओ का मतलब है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन एस एंड ओ। ये क्या था, हेमोलाइसिन एसओ था, अब इसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस होगा, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन, क्योंकि ये क्या थे, स्ट्रेप्टोकोकस थे जो कि लाइसिन क्रिएट कर रहे थे, तो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन एस एंड ओ, ये एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस होगा, जिसको शॉर्ट में हम लोग एएसओ बोलते हैं, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। और इसी एएसओ टेस्ट को हम लोग डिटेक्ट करते हैं एएसओ टाइटर या एएसओ टेस्ट के थ्रू, इसी एएसओ एंटीबॉडी को जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है। अब जितना हाई अमाउंट में एएसओ प्रेजेंट होगा, समझ लीजिए कि उसकी इन्फेक्शन उतना ही हाई अमाउंट में आपके बॉडी में था स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का। अब इसके ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब आपको स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ था, कभी कभी आपने लेबोरेटरी में देखा, सॉरी इस स्टेटमेंट को पहले पूरा करता हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब आपको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो तभी ये टेस्ट लिखा जाए एएसओ टेस्ट। कई मर्तबा आपने देखा होगा कि किसी को हार्ट का डिजीज है, डॉक्टर ने एएसओ टेस्ट लिख दिया, किसी को सोर थ्रोट है, डॉक्टर ने एएसओ टेस्ट लिख दिया, किसी को किडनी फेलियर है, डॉक्टर ने एएसओ टेस्ट लिख दिया। ऐसा क्यों करता है डॉक्टर, पागल हो गए क्या डॉक्टर, नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, एएसओ टाइटर जो है, दिस ए वाला एंटीबॉडी जो है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी जो है, ये यूजुअली पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के बाद भी प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस इफेक्ट। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होने के बाद भी इफेक्ट दिखते हैं, उस इफेक्ट के कारण कुछ आपकी बॉडी में अनदर डिजीज भी क्रिएट होता है। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहूंगा कुछ डिजीज के, लाइक दैट रिह्मेटिक हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज, बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, स्कारलेट फीवर, स्कारलेट फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मैंने यहाँ पे यूजुअली जो है 4 प्रकार के डिजीज के नाम लिखे हैं, रिह्मेटिक हार्ट डिजीज, स्कारलेट फीवर,
बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये इन कंडीशंस में यूजुअली आपको डॉक्टर एएसओ टेस्ट लिख के भेजेगा। क्यों भेजेगा, इसके पीछे के रीजन समझिए। जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, स्पेशली ए ग्रुप वाले स्ट्रेप्टोकोकस जो है, हालांकि जब स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ा रहा था तो उस समय भी इस सभी डिजीज का नाम आया था। वो जो है यूजुअली मैं चिल्ड्रेन में लिखूंगा, किन में, चिल्ड्रेन में। चिल्ड्रेन में जो है यूजुअली आपको स्कारलेट फीवर क्रिएट करता है, या उसको बोलते हैं रूमेटिक फीवर भी क्रिएट करता है। सबसे पहले स्कारलेट फीवर समझते हैं। स्कारलेट फीवर का मतलब क्या होता है, सोर स्ट्रेप्टिस फीवर्स, मतलब कि जब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, यूजुअली मोस्ट इन द चिल्ड्रन, एडल्ट में भी होता है, केवल चिल्ड्रन में ही नहीं होता है, एडल्ट में भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन। गले में खराश होगा, गले में खराश होने के कारण जो है उनको फीवर आएगा, बदन दर्द होने लगेगा, माथा दर्द होगा, खांसी भी होगी, कफ भी आना स्टार्ट होगा। इसी को बोलते हैं स्कारलेट फीवर। और इस स्कारलेट फीवर का अगर ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं होता है तो इट बिकम्स इनटू द रूमेटिक फीवर। वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, रूमेटिक फीवर में। ऐसे रूमेटिक फीवर ऑटो इम्यून डिजीज भी होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अब स्कारलेट फीवर हुआ था, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ था, आपकी बॉडी में हेमोलाइसिन एस एंड ओ प्रोड्यूस हुआ, ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ओ एस और ओ जो होते हैं आपके मल्टी ऑर्गन पे जो है अफेक्ट डालने लगते हैं, मेनली जो है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर करने लगते हैं। आपके ज्वाइंट्स में भी अफेक्ट डालने लगेंगे, आपके स्किन पे भी डालने लगेंगे, आपके हार्ट में भी डालेगा, आपके किडनी पर भी जाके इफेक्ट डालेगा वही टॉक्सिन। और वही टॉक्सिन्स ब्लड में अगर ह्यूज अमाउंट में हो गया तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हुए आपके हार्ट में भी पहुंच जाएगा, जिससे कि बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस क्रिएट होगा। मतलब पहला रूमेटिक हार्ट डिजीज में जो होता है, जो हार्ट के वल्व्स होते हैं, दोज ऑल वल्व्स आर बिकम द डैमेज ड्यू टू दिस रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर हो जाने के कारण, वो टॉक्सिन्स ज्यादा हो जाने के कारण हार्ट के जो भी वल्व्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, टोटली डैमेज हो जाते हैं और आपको हार्ट काम करना बंद कर देता है। इतना खतरनाक है, मानो तो नहीं भी है, और है तो बहुत ज्यादा है। अगर ब्लड में सेप्टिसेमिया हो गया, बहुत ज्यादा अगर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो गया, तो ब्लड स्ट्रीम से होते हुए आपके हार्ट तक जाएगा और आपके हार्ट के मसल्स हैं उनको काम करने के लिए बंद कर देगा, उनके मसल्स में इंफेक्शन हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। इस तरीके से आपको हार्ट खराब हो जाएगा। दूसरा स्कारलेट फीवर आपको समझाया ही। नेक्स्ट वन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये यूजुअली जो है आप देखेंगे, पते की बात बताता हूं कि अगर बच्चा, कोई भी बच्चा अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, या कोई एडल्ट भी कभी कभी हुआ है, और अगर उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, किडनी का इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है किडनी में, ठीक है सर, अगर किडनी में इन्फ्लामेशन है तो इस कंडीशन में उसको एक क्लिनिकल हिस्ट्री लेना जरूरी होता है। कोई भी अगर पेशेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ आ रहा है तो उसको एक क्लिनिकल हिस्ट्री लेना जरूरी है। क्या, उससे पूछिए कि आपके बच्चे को, या जो एडल्ट आया तो आपको उस एडल्ट के बारे में कि इनको 20 से 22 दिन पहले सोर थ्रोट हुआ था क्या, ऐसा पूछिए। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन जो है ना सर, स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन आफ्टर 21 डेज या 20 से 22 दिन भी रख सकते हैं, आफ्टर 21 डेज बिकम्स इनटू द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आपके नेफ्रॉन्स पे जाके अफेक्ट डालता है वही टॉक्सिन 20 से 22 दिन। तो उनसे पूछिए कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का अगर कोई केस लेके आए तो कि 20 से 22 दिन पहले आपको सोर थ्रोट हुआ था क्या, अगर यदि हुआ था तो समझिए कि उसको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ था, उसको एएसओ टेस्ट करवाइए। तो दीज यूजुअली दीज कंडीशंस में, ये सभी डिजीज में जो है एएसओ टाइटर फाइंड आउट होता है। कभी कभी, अभी यहां पर देखो आप, स्ट्रेप्टोकोकस तो ठीक हो गया 20 दिन पहले, 20 दिन के 22 दिन के बाद, महीने दिन के बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्रिएट किया, यानी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इफेक्ट है, ठीक हो गया, लेकिन आपने ट्रीटमेंट लेकर ठीक नहीं किया, ऐसे ही ठीक कर दिया, हो सकता है उसका इफेक्ट, बैड इफेक्ट आपके बॉडी पे आ गया। तो इस कंडीशन में फिर से डॉक्टर अगर हम लोग करेंगे, इस कंडीशन में अगर हम लोग कर रहे हैं, बैक्टीरियल कल्चर कीजिए स्ट्रेप्टोकोकस के लिए, नहीं फाइंड आउट होगा, लेकिन एएसओ फाइंड आउट होगा, क्योंकि बैक्टीरिया खत्म हो चुका है लेकिन उसका टॉक्सिन्स अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में फिर से डॉक्टर जो है नया ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट करेगा, और इसीलिए जो है एएसओ टेस्ट करवाना पड़ता है। दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द एएसओ टेस्ट, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। होप सो इतना सा आपको समझ में आया होगा। अब जो है आज के क्लास में जो है बच्चे, मैं आपको एएसओ टेस्ट करना सिखाऊंगा, और एएसओ टेस्ट यूजुअली
तीन तीन मेथड से आपको मैं करना सिखाऊंगा। कोई एक मेथड से करते होंगे, हम लोग जो है तीन मेथड से करेंगे जनरली। अब हम लोग टेस्ट प्रोसीजर की ओर बढ़ते हैं। देखिए सर, एएसओ टेस्ट जो है ना वो तीन प्रकार से किया जाता है। अब बोलोगे तीन प्रकार से, यस। फर्स्ट वन होता है क्वालिटेटिव। फर्स्ट वन कौन सा होता है? क्वालिटेटिव टेस्ट। सेकेंड वन होता है सेमी क्वांटिटेटिव। सेमी क्वांटिटेटिव। एंड थर्ड वन होता है सी, क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव टेस्ट एक होता है क्वालिटेटिव टेस्ट, एक होता है सेमी क्वांटिटेटिव सॉरी, और एक होता है क्वांटिटेटिव। ये तीन प्रकार से हम लोग एएसओ करते हैं। पहला तो एग्लूटिनेशन चेक कर लेंगे, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है ये बता देंगे। दूसरा करेंगे तो टाइटर लगाएंगे, करेंगे एग्लूटिनेशन पे लेकिन बताएंगे कि कितना अमाउंट में टाइटर है। यही कंफ्यूज होते हो ना आप लोग कि कैसे टाइटर लगाते हैं और फिर रिजल्ट देते हैं। इसको आज के इस लेक्चर में हम लोग जान जाएंगे, समझ लेंगे। और तीसरा जो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन होता है ना, सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर, उससे करेंगे और बताएंगे कितना एग्जैक्ट अमाउंट में है। तीनों मेथड से अब आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट। फर्स्ट वन जो टेस्ट है सर, जो क्वालिटेटिव टेस्ट, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए एक्चुअल में जो हमारे बॉडी में एक नॉर्मल रेंज कहा जाए अगर एएसओ की, तो वो एएसओ की नॉर्मल रेंज होती है 0 से लेकर 200 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल। ये जो है नॉर्मल रेंज है एएसओ की, आप बॉडी में याद रखना। मतलब कि अगर 0 से 200 तक आता है तो नॉर्मल है, कोई इफेक्ट आपके बॉडी पे नहीं डालेगा, इतना यूजुअली हो सकता है, ऐसा हमारा मेडिकल साइंस कहता है। अगर इससे ऊपर आता है रिपोर्ट तो पॉजिटिव है और उस पर ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन एक यहां पर और इंफॉर्मेशन की बात कि ये जो क्वालिटेटिव टेस्ट आप कीजिएगा ना, तो इस क्वालिटेटिव टेस्ट में अगर 200 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल से अगर उस सैंपल में ज्यादा होगा तभी आपको विजिबल एग्लूटिनेशन शो करेगा। ये होता है बड़ा इंपॉर्टेंट बात। अगर इससे कम है तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। कौन सा वाला में? क्वालिटेटिव टेस्ट वाले में। रिएजेंट हम लोग इसमें जो यूज करते हैं, मैं यहां लिखता हूं, रिएजेंट जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है लेटेक्स रिएजेंट, लेटेक्स एएसओ जिसको बोलते हैं। इस रिएजेंट में एक्चुअल में होता क्या है सर, क्या एग्लूटिनेशन शो कर देगा। अभी हम लोग टेस्ट क्या करने जा रहे हैं, चेक क्या करने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं हम लोग कि एक हमने सैंपल, अच्छा एक थोड़ा सा यहाँ पर और जान लीजिए कि सैंपल क्या लेते हैं हम लोग। सैंपल जो है इसमें सीरम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सीरम लिया जाता है। तो सीरम में हम लोग क्या टेस्ट करने जा रहे हैं? एंटीबॉडी टेस्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअल में एएसओ एंटीबॉडी, एंटी स्टेप्टोलाइसिन S&O एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट है इस सीरम में कि नहीं है, इसको हम लोग चेक करने जा रहे हैं। तो अगर इस सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा तो इसको रिएक्शन किससे करवाना होगा? एंटीजन से करवाना होगा। तो जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं ना लेटेक्स एएसओ, उसमें क्या होता है? उसमें वही टॉक्सिन होता है जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है, टॉक्सिन S&O होता है, यानी कि हेमोलाइसिन S और O उसमें होता है, स्ट्रेप्टोलाइसिन S और O उसमें होता है। किसमें? रिएजेंट में। और इसमें एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन मतलब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी था इसमें, तभी तो रिएक्शन होगा ना, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, सीरम में हमारा एंटीबॉडी है, ठीक है सर, और हमारा जो रिएजेंट है उसमें हमारा एंटीजन है। तो स्टैंडर्ड रिएक्शन करवाने के लिए 1:2 रेशियो यूज करते हैं, इसको ध्यान रखना हमेशा, टेस्ट में भी बताऊंगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई। इसमें तभी हमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन विजिबल दिखेगा जब 200 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा होगा, अगर इस सीरम में एंटीबॉडी तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, निगेटिव शो करेगा। बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, दिखाऊं क्या आपको? इस तरीके से आपको स्लाइड लेना है। क्या लेना है सर क्वालिटेटिव वाले में? सबसे पहले इस तरीके से आपको स्लाइड लेनी है। चलिए यहीं पर हम लोग प्रोसीजर कर लेते हैं। प्रोसीजर फॉर क्वालिटेटिव, ठीक है सर। सबसे पहले सबसे पहले जो है आप टेक अ
ग्लास लाइट, ग्लास लाइट, कैविटी ग्लास लाइट आप लीजिए इस प्रकार की, जो आपको पीक में दिख रहा है, इस तरीके का सर्कल बना हुआ रहता है, जो रिएजेंट आता है ना उसके साथ ऐसा स्लाइड आता है, ठीक है। इस पे आपको सबसे पहले क्या करना है सर, फर्स्ट वन स्टेप क्या करना है, इस पे आपको 1 ड्रॉप जो है, पुट 1 ड्रॉप ऑफ सीरम ऑन स्लाइड, इस पे आपको 1 ड्रॉप सीरम डाल देना है। सीरम 1 ड्रॉप नहीं डालिए, 2 ड्रॉप डालिए। यूजुअली यहां पर सीरम जो है आप 2 ड्रॉप डालिए। कितना ड्रॉप डालिए सर, 2 ड्रॉप। क्यों मैं 2 ड्रॉप डलवा रहा हूं, क्योंकि सीरम में एंटीबॉडी है और हमेशा क्या लेना होता है, 1:2 रेशियो, एंटीजन हमेशा 1 रेशियो में और एंटीबॉडी हमेशा डबल रेशियो में, तभी स्टैंडर्ड रिएक्शन शो करेगा। तो 2 ड्रॉप जो है, हालांकि जो आपको रिएजेंट का लिटरेचर दिया होगा ना उसमें 1 ड्रॉप ही दिया हुआ होगा, लेकिन स्टैंडर्ड रिएक्शन इसी तरीके से शो होना चाहिए होगा, ठीक है। तो आप ऐसा ही कीजिए, 2 ड्रॉप आप सीरम लीजिए, ठीक है, एंड पुट 1 ड्रॉप ऑफ लेटेक्स रिएजेंट, लेटेक्स ASO रिएजेंट। अब क्या आपको करना है, 1 ड्रॉप जो है आपने लेटेक्स रिएजेंट इस पर डाल दीजिए। डालने के बाद एक स्टिक होगा, प्लास्टिक स्टिक रहता है इसका, तो मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद आप टाइमर स्टार्ट कीजिए। एग्जैक्ट 2 मिनट के लिए जो है इसको रॉक एंड रोटेट करना है, इस तरीके से रॉक एंड रोटेट कीजिए इस स्लाइड को, कितने, 2 मिनट के लिए। मिक्स वेल एंड रॉक एंड रोटेट फॉर 2 मिनट्स, एग्जैक्टली फॉर कितना, 2 मिनट्स के लिए। स्टॉप वॉच आप स्टार्ट करके रखिए। 2 मिनट से पहले आपको नहीं देखना है, क्योंकि 2 मिनट के तक इसका टाइम है एग्लूटिनेशन होने का। अगर इसमें एग्लूटिनेशन शो होता है तो आप रिपोर्ट देंगे कि पॉजिटिव एग्लूटिनेशन, पॉजिटिव रिजल्ट है ASO। अगर एग्लूटिनेशन यहां नहीं शो करता है तो आप निगेटिव रिजल्ट देंगे। क्लियर, इतनी सी बात आपको समझ आई। क्वालिटेटिव ऐसे ही करेंगे। अब जो मेन पार्ट आता है हमारा वो है सेमी क्वांटिटेटिव का। कौन सा है सर, सेमी क्वांटिटेटिव का, उसको हम लोग करते हैं। बी वाला जो पार्ट है सेमी क्वांटिटेटिव, ये वाला थोड़ा समझने वाली बात होगी, थोड़ा थोड़ा इसमें समझाऊंगा, आप लोग भी समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का। इसमें क्या करना है, सेम उसी तरीके से वही रिएजेंट लेना, सेम जो अभी रिएजेंट था ना वही सेम रिएजेंट आपको यहां पर भी अप्लाई करना है, यूज करना है। वही टेस्ट ट्यूब, ग्लास स्लाइड लीजिए, टेक अ स्लाइड। नहीं, इसके पहले भी आपको बताता हूं, सबसे पहले जो है हमें रिएक्शन करवाने से भी पहले हमें सीरियल डाइल्यूशन बनानी होगी। क्या बनानी होगी, सीरियल डाइल्यूशन। सीरियल डाइल्यूशन कैसे बनाते हैं, बहुत ज्यादा इसमें मैथमेटिक्स गणित नहीं लगाना होता। आप लोगों को थोड़ा सा डाइल्यूशन बनाने के लिए बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन बहुत बड़ा ट्रिक नहीं होता, बहुत सिंपल इजी ट्रिक होता है। पहले आपको सीरियल डाइल्यूशन बनाना है, कम से कम 4 डाइल्यूशन तो एटलीस्ट बनाइए ही बनाइए। इसके ऊपर भी आपको बनाना पड़ सकता है, अभी पता चलेगा प्रोसीजर के ड्यूरिंग में कि क्यों पड़ेगा। कौन कौन सा बनाना है, 1:2 रेशियो में आप 4 टेस्ट ट्यूब लीजिए, ठीक है, 1:2 रेशियो, 1:4 रेशियो, 1:8 रेशियो एंड 1:16 रेशियो। कैसे बनाना है जी सर, अभी बताता हूं। ये ऐसे बनता चला गया क्या बड़ा बड़ा होता चला गया सारा टेस्ट ट्यूब। कोई नहीं, आपको सब इक्वल साइज का टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। 4 टेस्ट ट्यूब लिए, एटलीस्ट मैं मिनिमम 4 डाइल्यूशन बना रहा हूँ, 5, 6, 7, 8, 10 भी बनाना पड़ सकता है, जिसके अकॉर्डिंग उसमें होगा ना एंटीबॉडी, उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ सकता है। अच्छा, ये टाइटर कब देंगे आप, ये सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट आपको कब करना पड़ेगा, जब पहला वाला टेस्ट क्वालिटेटिव टेस्ट पॉजिटिव आएगा तब। डाइल्यूशन किसका बनाएंगे, एंटीबॉडी का ही तो बनाते हैं। तो अगर इसमें पहला पॉजिटिव आएगा तभी तो आगे टाइटर देंगे कि इतना अमाउंट में प्रेजेंट है। पॉजिटिव आया ही नहीं, निगेटिव आया तो सटक सीताराम, फिर क्या करना है सर, फिर दे दो उसको निगेटिव। उसमें क्या, निगेटिव में तो कोई टाइटर थोड़ा ही बनाना है ना। तो पहला अगर पॉजिटिव आया तब दूसरा आपको टेस्ट करना है, टाइटर बना के देनी है। अब क्या करना है आपको, 4 सीरियल डाइल्यूशन बनाना है। कैसे बनाएंगे आप सीरियल डाइल्यूशन, उसके लिए जरा आप फंडा समझ लीजिए, ठीक है। सीरियल डाइल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है नॉर्मल सलाइन लेनी होगी।
नॉर्मल सलाइन, आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन लेनी होगी, आइसोटोनिक तो आपको पता ही होगा, और सीरम लेनी होगी, सीरम में आपको सैंपल लेना है, ठीक है। कैसे बनाते हैं डाइल्यूशन, इस बात को समझिए। सबसे पहले जो है आपको एक फिक्स अमाउंट में सीरम लीजिए। जैसे मैं अगर यहाँ पर 0.5 ml सीरम लेता हूँ, 0.5 ml का मतलब कितना हो जाएगा, 500 माइक्रोलीटर सीरम हो जाएगा। आप कितनों भी ले सकते हैं, कितनों भी सीरम का डाइल्यूशन बनाया जा सकता है। मैं एक ले रहा हूं 500 माइक्रोलीटर, ठीक है। इन सब में जो है आपको 500 माइक्रोलीटर, यहां पर भी 500 माइक्रोलीटर, यहां पर जो भी है 500 माइक्रोलीटर, और इसमें भी जो है 500 माइक्रोलीटर। क्या डाल देना है सर, आपको सीरम डाल देना है। चारों में आप सीरम डाल दीजिए, 500 माइक्रोलीटर डाल दिए। सबसे पहले वाले में 1:2 रेशियो में आपको बनाना था। यहां पर सबसे पहला टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 इसको दीजिए, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। पहले वाले में 1:2 रेशियो में बनाना है, मतलब कि 500 माइक्रोलीटर अगर हमने लिया है, इसको मैं बोलूं अगर मैंने 0.5 ml लिया है, 0.5 ml अगर मैंने सीरम लिया है, तो इसमें हमें नॉर्मल सलाइन कितना डालना होगा, 1.0 ml। कितना, 1.0 ml। अच्छा, डाइल्यूशन ऐसा कैसे हमने देख लिया कि 1:2 रेशियो में हो जाएगा। वो देखिए कैसे होगा, 0.5 ml है सीरम, और उसको डिवाइड करना है किससे, 1.0 ml हमने क्या लिया है, नॉर्मल सलाइन लिया है। तो 1 पॉइंट ऊपर से हटेगा तो नीचे में भी 1 पॉइंट कट जाएगा। ऐसा मैथ में आपने पढ़ा होगा। तो 5 कम 5, 5 दूना 10, 1/2 इज इक्वल टू 1:2, 1:2 रेशियो में हो गया डाइल्यूशन। लेकिन ऐसा करते कैसे, किसी भी अमाउंट को आप बना सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं आपको कभी 1:9 रेशियो बनाना होता है, कभी 1:4 रेशियो बनाना होता है, कभी 1:5 रेशियो होता है, वो भी आप सीख लीजिए, अभी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, कैसे बनाता है डाइल्यूशन पता है आपको। आप कितनों अमाउंट का, जैसे कि मैं 100 माइक्रोलीटर यहां पर सीरम ले सकता था, ठीक है। अब आपसे कोई बोले कि 100 माइक्रोलीटर सीरम का 1:9 रेशियो आप डाइल्यूशन बनाइए, तो ये हो गया 1 रेशियो, सीरम 100 माइक्रोलीटर ही लेना है। जितना रेशियो का आपको डाइल्यूशन बनाना है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना रेशियो का बनाना है सर, 1:9 का बनाना था, तो 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 900 माइक्रोलीटर हो जाएगा। मतलब कि अगर मुझे 1:9 रेशियो का बनाना है डाइल्यूशन 100 माइक्रोलीटर सीरम का, तो उसमें हम 100 माइक्रोलीटर सीरम लेंगे और 900 माइक्रोलीटर जो है हम नॉर्मल सलाइन लेंगे। 1:9 रेशियो हो गया, नहीं हुआ, देखिए कैसे हुआ, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 1/9 हो गया, इज इक्वल टू 1:9 हुआ। पता चला कैसे हुआ, सिंपल है यार। किसी भी अमाउंट को डाइल्यूशन बनाया जा सकता है। जैसे मैं यहां बोल रहा हूं कि 0.5 ml मैंने लिया था सीरम, ठीक है। माइक्रोलीटर में बताता हूं, ml में शायद समझने में दिक्कत परेशानी फील हो रही होगी, तो माइक्रोलीटर में समझ के देखो। अभी मैंने कितना लिया था, पहले वाले टेस्ट ट्यूब में 500 माइक्रोलीटर लिया था ना सीरम, मुझे 1:2 बनाना है, तो ये हो गया 1 रेशियो। जितना रेशियो में बनाना है 1:2 बनाना है ना, तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 1000 माइक्रोलीटर हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर हम इसमें 500 माइक्रोलीटर सीरम डालेंगे तो इसमें हमको 1000 माइक्रोलीटर क्या है, नॉर्मल सलाइन डालना होगा, तब जाके वो 1:2 रेशियो का डाइल्यूशन बनेगा। कैसे, 500 माइक्रोलीटर हमने सीरम दिया, 1000 माइक्रोलीटर हमने नॉर्मल सलाइन दिया, 1 2 0 से 1 2 0 कट गया, 5 1 1, 5 दूना 10, 1/2 हुआ, 1:2 रेशियो बना जी सर। किसी को भी बना सकता है प्यारे, तो कितनों रेशियो में बना सकता है इसी तरीके से, जितना अमाउंट का तुमको बनाने के लिए बोल रहा है डाइल्यूशन। एक और एग्जांपल से समझा दूं, समझ में आना चाहिए, थोड़ा डाइल्यूशन समझा देता हूं, क्योंकि डाइल्यूशन में आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों। दूसरे पेज पे बताता हूं, जैसे 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 एक एग्जांपल ले लो, 200 माइक्रोलीटर आपको किसी ने बोला है कि सिंपल है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सीरम हो सकता है, ब्लड हो सकता है, प्लाज्मा हो सकता है। इस 200 माइक्रोलीटर को मेरे को 1:5 रेशियो डाइल्यूशन बना के बताओ और टेस्ट करो। 200 माइक्रोलीटर को 1:5 रेशियो बनाना बड़ा सिंपल है। 200 को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 रेशियो ही था ना,
तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 1 2 3, यानी अगर हम 200 माइक्रोलीटर सीरम लेंगे तो उसमें जो है 1000 माइक्रोलीटर हमको क्या है नॉर्मल सलाइन लेना पड़ेगा। यूजुअली डाइल्यूशन बनाने के नॉर्मल सलाइन ही यूज करते हैं क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है ना। तो ये हो गया 1:5 रेशियो। नहीं विश्वास है? देखो 1 2 से 1 2 0 काट दो, 2 कम 1 2 5 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/5 हो गया, 1:5 रेशियो हो गया। 1:5 रेशियो ही तो बोला था। किसी भी सैंपल का बना सकते हो तुम डाइल्यूशन, इतना इजी होता है डाइल्यूशन बनाना। होता था ना कंफ्यूजन, मेरे को बहुत से बच्चों ने कमेंट किया सर डाइल्यूशन बनाना सिखा दो, डाइल्यूशन बनाना सिखा दो। अब इससे इजी लैंग्वेज में मैं नहीं सिखा सकता, हो तो आपको समझ में आ गया होगा। छोड़ो जी, आप डाइल्यूशन के कीड़ा को मारो गोली। अब हम लोग आते हैं अपने टेस्ट पे। अभी हमने टेस्ट में क्या करा, इस तरीके से डाइल्यूशन बना लिया। मतलब पहले वाले में 500 माइक्रोलीटर हमने क्या डाला था सीरम, तो इसमें हमने 0.5 ml, मैं ml में ही बताता हूं, 500 माइक्रोलीटर सीरम तो 1000 माइक्रोलीटर नॉर्मल सलाइन। मतलब हमने इसमें 1.0 ml हमने क्या डाला नॉर्मल सलाइन। इसमें भी 500 माइक्रोलीटर हमने डाला था। हाँ अब यहाँ पे ट्रिक आता है, देखो जी बच्चे, अमाउंट सेम ही रहेगा, डाइल्यूशन डिफरेंट कैसे हो गया। यहां पर भी हमारा सेम ही था, 500 माइक्रोलीटर था सीरम। अब इसको 1:4 रेशियो बनाना है तो 500 के 4 से मल्टीप्लाई करो, 500 के 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 का 20 और 2 जीरो और, यानी कि यहाँ पर 2000 माइक्रोलीटर मुझे डालना पड़ेगा सीरम, सॉरी नॉर्मल सलाइन। यहाँ कितना डालना पड़ेगा 2 ml नॉर्मल सलाइन डालना पड़ेगा। इसी तरीके से आगे भी हम लोग करेंगे। यहाँ पे हमें 5 है तो 8 5 40, यहाँ 4 ml डालना पड़ेगा 4000 माइक्रोलीटर। यहाँ पे 16 है तो 16 5 80, यहाँ पे 8 ml हमें डालना पड़ेगा नॉर्मल सलाइन। 1:16 रेशियो बनता चला गया। 1:32 भी बना सकते हैं, 64 भी बना सकते हैं, 128 भी बना सकते हैं। ऐसे ही डाइल्यूशन कितनों भी बना सकता है। अपुन झुकेगा नहीं साला। गोली मारो। बना लिया हमने डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन बनाने के बाद अब नेक्स्ट वर्क क्या है, 4 टेस्ट ट्यूब था ना हमारे पास, तो अब फिर से वही वाला जो है अपन, छोड़ो यहां मारो गोली, यहां नहीं वहां बताता हूं अगले वाले पे। एक जो है क्या है, स्लाइड लो, वही सेम वाला स्लाइड जो पहले लिया पड़ा था। इस पे इस तरीके से गोला बना हुआ है सर, अपना वाला गोला बना हुआ है, जो वाला स्लाइड था ना यही वाला स्लाइड फिर से लेना है। स्लाइड ले लो। स्लाइड लेने के बाद क्या करना है आपको कि चारों टेस्ट ट्यूब का लेबलिंग करो। ये टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहां से उठाओ सैंपल चारों में से, इन चारों को मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद पिपेट लो, पिपेट से जो है या ड्रॉपर लो, किसी से भी ले सकते हो दुगना अमाउंट में। अगर पिपेट से लोगे तो भी या ड्रॉपर से लोगे तो भी। यहां से ड्रॉपर से उठाओ, इस एक पहले वाले ड्रॉपर से उठाओ, पहले वाले पर डाल लो कितना 2 ड्रॉप। कितना डालना है 2 ड्रॉप। फिर दूसरे वाले से निकालो, फिर दूसरे वाले से निकाल के फिर इसमें डालो 2 ड्रॉप। ड्रॉपर दूसरा है, सेमी ड्रॉपर नहीं यूज करेंगे, ठीक है, नहीं तो सैंपल डाइल्यूट हो सकता है। ड्रॉपर दूसरा यूज करनी है। फिर तीसरे वाले से निकालो, फिर तीसरे वाले में डालो, यानी सब में 2-2 ड्रॉप डाल दो इस तरीके से, ठीक है। डाल दिया जी सर, और बताओ आगे। 2 ड्रॉप इसमें भी डाल दो, 2 ड्रॉप इसमें भी डाल दो। अब जो रिएजेंट पहले यूज किया था ना आपने लेटेक्स वाला, उसका एक ड्रॉप जो है इस पे डाल दो। अब एक ड्रॉप जो है वो वाला भी डाल दो, लेटेक्स रिएजेंट वो डाल दो। दोनों को मिक्स करो। मिक्स करने के बाद मिक्स वेल्ड, दोनों को ही नहीं चारों को मिक्स करो, और मिक्स करने के बाद स्टार्ट द स्टॉप वॉच। वही सेम वाला प्रोसीजर करो, स्टार्ट द स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दो, वही सेम प्रोसीजर फिर से अपना लिए हम लोग। कितने मिनट तक, 2 मिनट तक इसको रॉक एंड रोटेट करो, रॉक एंड रोटेट करो। अगर वोटेक्स मिक्सचर है आपके पास, मशीन है तो उसी पर रख दो और मशीन में ऑन कर दो, वैसे ऐसे घूमते रहेगा 2 मिनट तक। या नहीं है तो ऐसा हाथ पे घुमाओ, फिर और क्या है, हाथ से घुमाना पड़ेगा तुमको। 2 मिनट तक घुमाओ, रोटेट करो। रोटेट करने के बाद यहाँ पर एग्लूटिनेशन चेक करो। पहला में पॉजिटिव आया था तो यहाँ तो आएगा ही आएगा एग्लूटिनेशन। निगेटिव आया था तो टेस्ट नहीं करेंगे, पॉजिटिव आया था तभी तो टेस्ट कर रहे थे। ध्यान यहाँ क्या देना है, रिपोर्टिंग कैसे करनी उस बात को समझो। जो सबसे हायर एग्लूटिनेशन जो डाइल्यूशन वाला होगा, सपोज दैट यहां पर आपको एग्लूटिनेशन आया है, ठीक है, और यहां पर एग्लूटिनेशन नहीं आया, ठीक। अगर इन चारों में एग्लूटिनेशन आ गया, फोर्थ वाला जो था 1:16 रेशियो, ये कितना रेशियो पर था सर,
ये है 1:16 रेशियो वाला, ये है 1:8 रेशियो वाला, ये है 1:4 रेशियो वाला, ये है 1:2 रेशियो वाला। यही तो हमने लगाया था ना डायल्यूशन। तो अगर यहाँ मैक्सिमम टाइटर जो डायल्यूशन आपने लगाया था, अगर यहां पर भी एग्लूटिनेशन आ गया तो गड़बड़ है, तो आगे और आपको डायल्यूशन बनाना पड़ेगा। 1:32 का भी बनाइए, 64 का भी बनाइए, आगे फिर डायल्यूशन आता है कि नहीं। सबसे लास्ट वाला देखना है। सपोज दैट यहां पर आपको एग्लूटिनेशन नहीं आ रहा है, देखिए 1:16 में नहीं आया, यहां पर आया हुआ था। तो जिसमें नहीं आया है ना, एक बार आप इसको माइक्रोस्कोप में देख लीजिए, माइक्रोस्कोप में भी एग्लूटिनेशन नहीं दिखना चाहिए। अगर यहां पर माइक्रोस्कोप में भी एग्लूटिनेशन नहीं दिख रहा है, तो मैक्सिमम जो मैक्सिमम डायल्यूशन है सर एंटीबॉडी का, वो यहीं पर है। कितना है? 1:8 वाले में आया है एग्लूटिनेशन। जिसमें एग्लूटिनेशन नहीं आया उससे एक स्टेप पहले वाला डायल्यूशन आपको उठाना है। मैक्सिमम टाइटर तब तो यही ना आया, क्योंकि यहाँ तो एग्लूटिनेशन हुआ ही नहीं। ठीक, तो हमारा कितना, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, वो तो आपको जहां पर आया वो देखना है। कितना आया? 1:8। तो इसको फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, यहां जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। ASO इंटरनेशनल यूनिट पर ml इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है S इंटू डी। क्या होता है? S इंटू डी। एस क्या है सर? वेयर इज, एस क्या है जरा आप लोग बताएंगे, कमेंट करके बताइए तो एस क्या है। एस जो है वो है सेंसिटिव, एस इज अ सेंसिटिव टाइटर लेवल ऑफ ASO। आपको रिएजेंट किट में दिया हुआ रहेगा, शुरू में ही लेक्चर के शुरू में ही आपको बताया था कि ASO की जो नॉर्मल रेंज होती है सर, वो होता है 200 माइक्रोलीटर। किधर बताया था? ASO की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होता है 0 से लेकर 200 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, बताया था आपको। तो इसलिए 200 तक तो सेंसिटिव यूनिट है उसका, 200 तक तो निगेटिव था। तो इसलिए यहां पर जो एस का वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा? एस का वैल्यू हो जाएगा 200। ये क्या है? एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200। ये सब में रहेगा। और डी क्या है सर? डी है मैक्सिमम डाइल्यूशन टाइटर ऑफ एंटीबॉडी। मतलब कि सबसे मैक्सिमम डाइल्यूशन पे कहां पर आपको रिएक्शन शो किया था एग्लूटिनेशन, यहां स्लाइड हुआ में, तो हमको 1:8 पर किया था। तो अभी अपन क्या करेंगे? ASO इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो यही था, तो अभी अपन क्या करने वाले हैं सर? एस कितना था? 200 लिख देंगे, और डी हमारा कितना आया? 1:8 का था, तो 8 यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूना 16, 16 पे बैठा दो 20 IU पर ml। ए हो गया उस पेशेंट का ASO टाइटर। ये रिपोर्ट दे दो, ऐसे निकालते हैं ASO टाइटर। समझ में आया आपको कितना इजी था? बस मैं समझाने के लिए थोड़ा सा इतना आपको यूज किया हूं स्टेप। थर्ड एक और विधि है, एक और वाला समझिए लो। तीसरा और कौन सा होता है सर? फुल्ली क्वांटिटेटिव करते हैं उसको। फुल्ली क्वांटिटेटिव कैसे होगा? बहुत सिंपल है। जैसे बायोकेमिस्ट्री का रिएजेंट आता है, बायोकेमिस्ट्री में ग्लूकोज का रिएजेंट आता है, यूरिया का आता है, क्रेटिनिन का आता है, यूरिक एसिड का आता है, वैसे ही ASO का भी रिएजेंट आता है। क्या आता है सर? ASO का रिएजेंट आता है। उसमें भी वही लेटेक्स रिएजेंट होगा। उसमें दो रिएजेंट होंगे, एक होगा R1 एंड एक होगा R2। दो रिएजेंट होगा, ठीक है, मंगा लो कंपनी से। कोरॉल का शायद आता था, मैंने पहले जब हॉस्पिटल में था तो मैंने देखा था, अब अभी तो आपको पता नहीं। आपके मार्केटिंग में किसी और भी कंपनी का अवेलेबल होगा, पता लगा लीजिए, मिले तो मंगा लीजिए। कैसे उसका टेस्ट करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेक टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, और उस टेस्ट ट्यूब में जो है 400 माइक्रोलीटर R1 रिएजेंट ऐड कीजिए, और 50 माइक्रोलीटर जो है वो R2 रिएजेंट यूज कीजिए। ठीक है, दोनों को मिक्स ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद जो है मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आपको 5 मिनट के लिए वेट करना है। कितने मिनट के लिए वेट करना है? वेट फॉर 5 मिनट।
एट 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस पे वेट करना है। उसके बाद इसमें आपको 5 माइक्रोलीटर जो है सीरम सैंपल ऐड करना है। क्या करना है? सीरम सैंपल ऐड करना है, 8 सीरम सैंपल। और जो सेमी क्वांटिटी मशीन होती है उस पे इसकी रीडिंग ले लीजिए। जितना रीडिंग आएगा आपको टेक रीडिंग, रीडिंग ऑन सेमी क्वांटिटेटिव। जितना रीडिंग आता है वो रीडिंग, जैसे आपको 100 आया कि 200 आया कि 500 आया, वो आप दे दीजिए इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल में। उस पेशेंट का एएसओ हो जाएगा, ये उसका एएसओ हो जाएगा, ये रिपोर्टिंग कर दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग क्वांटिटेटिव फुल्ली भी करते हैं। तीनों मेथड होप सो आपको समझ में आया होगा। एएसओ टाइटर का इट वाज ऑल अबाउट द एएसओ टाइटर। इसी तरीके से एएसओ टाइटर लगाया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे क्या होता है, होप सो आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग नए क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।